हेलो किड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 12वां चैप्टर कार्बनिक रसायन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुनाद प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव इनके बारे में बताया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। देखिए, जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं या कार्बनिक विलायक वगैरह हैं, वो अगर अशुद्ध रूप में है, मतलब उसमें दूसरी चीज़ें मिली हुई हैं। दूसरी चीज़ें कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं या अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर हो सकता है, पानी मिला हो सकता है, या एक कार्बनिक पदार्थ में दूसरा कार्बनिक पदार्थ मिला हुआ हो सकता है। तो फिर ऐसे में हम उन कार्बनिक पदार्थों को अलग अलग पृथक पृथक कैसे करेंगे, और जिस कार्बनिक पदार्थ को हम प्योर मात्रा में लेना, प्योर कंडीशन में लेना चाहते हैं, उसको हम कैसे शोधित करेंगे, हम उसको कैसे प्योर बनाएंगे, इस वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षण अथवा प्रयोगशाला में संश्लेषण के पश्चात कार्बनिक यौगिकों का शोधन आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप पहली बार उसको बनाते हैं या निष्कर्षित करते हैं उसके खनिज पदार्थ से, तो वो अशुद्ध रूप में होता है, दूसरी कई चीज़ें उसमें मिली होती हैं। शोधन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों का चुनाव यौगिकों की प्राकृतिक तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, कि उसमें किस किस प्रकार की अशुद्धियां पाई गई हैं, इसको देखते हुए हम उसके शोधन की अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं यहाँ पर डिस्टिलेशन, है ना। ठीक है, शोधन के लिए साधारणतः निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला है इसमें ऊर्ध्वपातन। देखिए, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में बदल सकती है, तो हम उसको गैस अवस्था में बदल लेते हैं और फिर ठंडा करके फिर से ठोस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर उसमें मिली हुई अशुद्धियों में ऊर्ध्वपातन की क्षमता नहीं है, और जो पदार्थ हम लेना चाहते हैं शुद्ध रूप में, उसमें ऊर्ध्वपातन की क्षमता है, तो हम उसे इस विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे हम कपूर को अलग कर सकते हैं इस विधि से। क्रिस्टलन। क्रिस्टलन का मतलब है कि कोई भी पदार्थ किसी विशेष अवस्था में अपने विलयन से क्रिस्टलीकृत होकर अलग हो जाता है, तो बाकी चीज़ें फिर विलयन में छूट जाएंगी, वो चीज़ क्रिस्टलीकृत होकर अलग हो जाएगी। आशवन का मतलब है कि विभिन्न तापक्रमों पर हम जब उसको गर्म करेंगे तो अलग अलग तापक्रम में अलग अलग चीज़ें वाष्पीकृत होकर अलग हो जाएंगी, तो हम उसे आशवन कहते हैं। विभेदी निष्कर्षण, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन तथा वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी, इनके बारे में भी हम अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अंततः यौगिक का गलनांक अथवा क्वथनांक ज्ञात करके उसकी शुद्धता की जांच की जाती है, क्योंकि जो शुद्ध यौगिक होता है, शुद्ध कार्बनिक पदार्थ होता है, उसकी एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होती है। अगर उसमें कोई भी अशुद्धि मिली हुई है तो उसकी गलनांक और क्वथनांक कम या ज़्यादा हो जाएगी। अधिकांश शुद्ध यौगिकों का गलनांक या क्वथनांक सुस्पष्ट अर्थात तीक्ष्ण होता है, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे होता है। जैसे कि मान लो कोई 42.5 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, तो उतने में ही पिघलना चाहिए। अगर ये 42 या 43 में पिघल रहा है का मतलब वो अशुद्ध है, या किसी और तापक्रम पे पिघल रहा है तो अशुद्ध है, उतने में ही पिघलना चाहिए। शुद्धता की जांच की नवीन विधियां विभिन्न प्रकार के वर्ण लेखन तथा स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीकों पर आधारित है। वर्ण लेखन में हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, जिसमें हम कलर के हिसाब से कलर को देखते हुए उसको पृथक करते हैं, और स्पेक्ट्रोमेट्री में हम एक्सरे डाल करके या कुछ और वेवलेंथ की किरणें डाल करके हम उसके डिफ्रेक्शन का अध्ययन करते हैं, तो उससे हमको पता चल जाता है कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। पहला है ऊर्ध्वपातन, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब है जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव पदार्थ में बदले सीधे वाष्पीकृत हो जाए, सीधे गैस में बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर में होता है, कपूर है, नेप्थिलीन है, जिसको आप डामर गोली के नाम से जानते हो, नेप्थिलीन, ये चीज़ें हैं जो सीधे गैस बन जाती है।
तो अगर उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ है अशुद्ध रूप में, तो हम क्या करें, उसे गैस बना करके फिर ठंडा करके हम उसको शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं, कपूर को या नेप्थलीन को। तो ये ऊर्ध्वपातन है। आपने पूर्व में सीखा है कि कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। उपरोक्त सिद्धांत पर आधारित शोधन तकनीक को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उपयोग ऊर्ध्वपातनीय यौगिक का दूसरे विशुद्ध यौगिकों जो ऊर्ध्वपातनीय नहीं होते हैं से पृथक करने में होता है। बस इसमें यही एक शर्त है कि जिसको हम शुद्ध रूप में पाना चाहते हैं वो ऊर्ध्वपातन करता हो, और जो उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई उसमें ऊर्ध्वपातन नहीं होता हो, तभी हम इस विधि से उसको पृथक कर सकते हैं। अगर दोनों ऊर्ध्वपातित होते हों या दोनों नहीं होते हों तो हम ये विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा है क्रिस्टलन। हम इसके विलयन में से जो शुद्ध पदार्थ है उसको क्रिस्टलीकृत करके अलग कर लेते हैं, और जो अशुद्ध पदार्थ है वो मतलब वहीं पर विलयन में घुले हुए अवस्था में रह जाती है। यह ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन की प्रायः प्रयुक्त विधि है। यह विधि कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में इनकी विलेयताओं में निहित अंतर पर आधारित होता है। मतलब ये है कि वो किसी विलयन में कितना घुल सकता है, उससे ज़्यादा होने पर वो पृथक्कृत हो जाएगा, वो क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। ठीक है। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय होता है, परंतु उच्चतर ताप पर यथेष्ट मात्रा में वह घुल जाता है। तत्पश्चात विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वह लगभग संतृप्त हो जाए। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलीकृत हो जाता है, जिसे निस्पंदन द्वारा पृथक कर लेते हैं। मतलब ये है, देखिए कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ हैं, विलयन में कम घुल रहे हैं, गर्म करने पर ज़्यादा घुल रहे हैं, तो हम गर्म करते हैं, ज़्यादा घोल देते हैं। फिर ठंडा करते हैं, जो शुद्ध पदार्थ है चूँकि अल्प विलेय है तो तुरंत उससे पृथक हो जाता है, और बाकी जो अशुद्ध पदार्थ हैं वो विलयन में वैसे ही रह जाते हैं। निस्पंद मात्र द्रव में मुख्य रूप से अशुद्धियां तथा यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती है। तो जो विलयन रूप है उसमें अशुद्धि, और जो क्रिस्टलीकृत हुआ उसमें शुद्ध पदार्थ निकल आता है। यदि यौगिक किसी एक विलायक में अत्यधिक विलेय तथा किसी अन्य विलायक में अल्प विलेय होता है, तब क्रिस्टलन उचित मात्रा में इन विलायकों की मिश्रण करके किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, किसी एक विलायक में अत्यधिक विलेय तथा किसी अन्य विलायक में अल्प विलेय होता है। मतलब दो विलायक जिसमें घुल सकता है, एक में कम घुलेगा, एक में ज़्यादा घुलेगा। तब क्रिस्टलन उचित मात्रा में इन विलायकों की मिश्रण करके किया जाता है। दो विलायक है, एक में ज़्यादा घुल सकता है, एक में कम घुल सकता है, दोनों विलायक को ले लिए फिर उसमें घोल दिए। सक्रित कास्ट कोयले, ठीक है, एक्वेटेड चारकोल की सहायता से रंगीन अशुद्धियां निकाली जाती हैं। आपको बता दें कि जो सक्रिय चारकोल है वो अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। जैसे कि हम शक्कर बनाना चाहते हैं, चीनी, तो चीनी का जो घोल होता है ना उसमें चारकोल मिला दिया जाता है, कोयला एक प्रकार से, ज़्यादातर वो हड्डी का कोयला होता है। तो वो जो हड्डी का कोयला है वो शक्कर के विलयन से अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है, जिससे वो विलयन अच्छे से साफ हो जाता है और वो सफ़ेद हो जाता है। इसलिए शक्कर जो इतना सफ़ेद दिखता है आपको। यौगिक तथा अशुद्धियों की विलेयताओं में कम अंतर होने की दशा में बार बार क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। तो बार बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, हम उसमें घोलेंगे, तापक्रम बढ़ाएंगे, तापक्रम घटाएंगे, क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। फिर एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, दो तीन बार करेंगे तो क्रिस्टल शुद्ध रूप में एकदम मिल जाता है हमको, उसमें अशुद्धि लगभग खत्म हो जाती है। अब है आशवन। आशवन में क्या करते हैं कि कोई चीज ज्यादा वाष्पीकृत हो सकता है, कोई चीज कम वाष्पीकृत हो सकता है, और दोनों मिक्स है, अशुद्धि के रूप में है। तो हम जो ज्यादा वाष्पशील है उसको गर्म करके हम जल्दी वाष्प बना के अलग कर लेते हैं, और जो कम वाष्पशील है वो उसी विलयन में रह जाएगा।
तो इस तरह से हमको शुद्ध रूप में पदार्थ मिल जाएगा, मतलब वाष्पीकृत करके हम पदार्थ को अलग करते हैं। क्योंकि जो भी पदार्थ है, जो भी विलयन है या विलायक है, उनकी एक निश्चित बिंदु पर वो क्वथनांक होता है या वाष्पीकृत हो सकता है। तो कुछ कम क्वथनांक है, कुछ के ज़्यादा क्वथनांक है। मतलब जो जल्दी वाष्पीकृत हो सकता है उसका क्वथनांक कम है। जैसे आप एल्कोहल और पानी कहोगे तो एल्कोहल का क्वथनांक करीब 80 डिग्री होता है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। दोनों को मिक्स करके अगर हम गर्म करें तो एल्कोहल 80 डिग्री में लगभग पूरा का पूरा भाप बन के अलग हो जाएगा, जबकि पानी जो है 80 डिग्री में कम भाप बना पाएगा, तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी जो भाप बन के निकलेगा उसमें, तो एल्कोहल बढ़ गई। फिर हम उसको ये प्रक्रिया करेंगे, बार बार ये प्रक्रिया करेंगे तो एल्कोहल हमको शुद्ध रूप में मिल जाएगी। तो मतलब जो जल्दी वाष्पीकृत हो सकता है, जिसका क्वथनांक कम है, वो आसवन की प्रक्रिया द्वारा वाष्पीकृत करके हम उसको अलग कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण विधि की सहायता से पहला, वाष्पशील द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियों एवं दूसरा, ऐसे द्रवों जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो को पृथक कर सकते हैं। एक चीज वाष्पीकृत हो सकता हो, एक चीज नहीं हो सकता हो, तो भी हम अलग कर सकते हैं। या दोनों चीज वाष्पीकृत हो सकता हो लेकिन उनके क्वथनांक में अंतर हो, जैसे मैंने कहा 80 और 100, तो भी हम अलग कर सकते हैं। भिन्न क्वथनांकों वाले द्रव भिन्न ताप पर वाष्पित होते हैं। वाष्पों को ठंडा करने से प्राप्त द्रवों को अलग अलग एकत्र कर लेते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है 334 केल्विन। ध्यान रखेंगे, केल्विन से जो सेंटीग्रेड है वो 273 पॉइंट आगे रहता है। मतलब अगर 100 डिग्री कहोगे तो क्वथनांक जो है, मतलब केल्विन में वो 373 हो जाएगा। केल्विन की मात्रा 273 ज़्यादा होती है दिखाने के लिए सेंटीग्रेड से। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन है और एनिलीन का क्वथनांक 457 केल्विन है। देखिए, अब मान लो दोनों मिले हुए हैं तो हम 334 पे गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म भाप बन के अलग हो जाएगा, जबकि एनिलीन अभी ज़्यादा भाप नहीं बनाएगा क्योंकि 457 पे उबलता है वो। तो 334 केल्विन पे क्लोरोफॉर्म का भाप बन जाएगा लेकिन एनिलीन का भाप नहीं बनेगा। तो क्लोरोफॉर्म के भाप को अलग करके ठंडा कर लेंगे तो क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, एनिलीन इसमें रुका रहेगा। ऐसा है को आसवन विधि द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। द्रव मिश्रण को गोल पेंदे वाले फ्लास्क में लेकर हम सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। उबालने पर कम क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प पहले बनती है। वाष्प को संघनित्र की सहायता से संघनित करके प्राप्त द्रव को ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। उच्च क्वथनांक वाले घटक के वाष्प बाद में बनते हैं। इनमें संघनन से प्राप्त द्रव को दूसरे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से करते हैं। गोल पेंदे का फ्लास्क होता है, इसमें हम दोनों के मिश्रण को भर देते हैं और गर्म करते हैं। तो जैसे क्लोरोफॉर्म एनिलीन है तो क्लोरोफॉर्म 334 पे उबलता है, तो 334 डिग्री होते तक ये लगभग पूरा भाप बना लेता है क्लोरोफॉर्म। और भाप बना के जब इधर से गुजरता है तो हम ये संघनित्र लगाए हैं। संघनित्र का मतलब होता है इसमें हम एक दिशा से पानी भेजते हैं, दूसरी दिशा से निकलता है तो ठंडा होता है। तो वाष्प जो है इसमें ठंडा होके यहाँ एकत्र हो जाएगा। तो पहले जो एकत्र होगा वो क्लोरोफॉर्म होगा, है ना। फिर बाद में अगर और भाप बनाओगे तो फिर एनिलीन का भाप बनेगा ज़्यादा तापक्रम पे। तो जब एक अलग हो जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक इसमें शुद्ध रूप में रह जाएगा। लेकिन मान लो 3 चीज़ें मिलाए हुए हो आप, मान लो 3 चीज़ों में एक 334 पे उबलता है, एक 400 में उबलता है, एक 450 में उबलता है। तो हम क्या करेंगे, 334 तक गर्म करके पहले अलग कर लेंगे, फिर 400 में गर्म करके दूसरा अलग कर लेंगे, फिर 450 वाला इसमें रह जाएगा, या उसको भी 450 में गर्म करके अलग कर सकते हो। अब है प्रभाजी आसवन। दो द्रवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर न होने की दशा में उन्हें साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा कि क्लोरोफॉर्म 334 और एनिलीन 457 के क्वथनांक में काफी ज्यादा अंतर है, 100 से भी ज्यादा का अंतर है, 120 के आसपास अंतर है।
उतने अंतर वाले को आप साधारण आसवन से अलग कर सकते हो। लेकिन मान लो जिनके क्वथनांक में ज़्यादा अंतर नहीं है, 1-2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री का ही अंतर है, तो आप उसको साधारण आसवन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आप गर्म करोगे तो दोनों के भाप लगभग बराबर बनने लगेंगे। तो फिर भाप को ठंडा करोगे तो फिर से मिश्रण ही प्राप्त होगा आपको, क्योंकि दोनों क्वथनांक बराबर हैं तो बराबर तापक्रम में दोनों बराबर देंगे भाप, इसलिए आप उसको ऐसे में अलग नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे, तो आप उसके लिए प्रभाजी आसवन करते हो। ऐसे द्रव के वाष्प इसी ताप परास में बन जाते हैं तथा साथ साथ संघनित हो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रभाजी आसवन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में गोल पेंदे वाले फ्लास्क के मुख में लगे हुए प्रभाजी कॉलम से द्रव के मिश्रण की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। चित्र देखते हैं इस तरह से, ठीक है। प्रभाजी आसवन, निम्न कथन प्रभाज की वाष्प कॉलम के शीर्ष तक पहले पहुंचती है, तत्पश्चात उच्च क्वथन की वाष्प पहुंचती है। देखिए, जब इसमें आप भाप बना के ले जा रहे हैं, ठीक है, तो अब मान लो कि 2 प्रकार के द्रव हैं। मान लो एक का 300 है केल्विन और दूसरे का मान लो 310 केल्विन है, ठीक है, क्वथनांक ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जब ये भाप बन के ऊपर जाएगा ना, तो पहले 300 केल्विन वाला ऊपर चला जाएगा जल्दी से, और 310 वाला यहां पर वापस ठंडा होकर वापस उतर आएगा। ये प्रभाजी आसवन इस तरह से बना रहता है कि ऐसे 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 गोल घूम के भाप को ऊपर जाना पड़ता है। तो जब लंबे समय तक ये भाप रास्ते में ऐसे 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 घूम रहा है, तो कम क्वथनांक वाले द्रव की भाप ऊपर उठ के तो पहुंच जाती है, लेकिन थोड़ी भी ज़्यादा क्वथनांक वाली द्रव की भाप ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, वापस नीचे गिर जाती है भाप द्रव बन के, है ना। तो इस तरह से हम इसमें दोनों को फिर अलग कर सकते हैं। इधर संघनित्र लगा हुआ है, वैसे ही जैसे आपने पहले देखा, ठंडा करने के लिए। उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प निम्नतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प की तुलना में पहले संघनित होते हैं। मतलब ये है कि जो ज़्यादा क्वथनांक वाला द्रव का भाप है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और कम क्वथनांक वाले भाप देरी से ठंडा होंगे, क्योंकि जल्दी भाप बने हैं तो देरी से ठंडा होंगे, और जो देरी से भाप बनते हैं जल्दी ठंडा होते हैं। इस प्रकार प्रभाजी कॉलम में ऊपर उठने वाले वाष्प में अधिक वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। मैंने पहले ही कहा, बाकी ठंडा होकर वापस नीचे चले जाते हैं। प्रभाजी कॉलम के शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते वाष्प में मुख्यतः अधिक वाष्पशील अवयव ही रह जाता है। विभिन्न डिजाइन एवं आकार के प्रभाजी कॉलम चित्र में दिखाए गए हैं। ये देखिए, तो इसमें जब ये लंबे समय तक ऐसे 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 घूमते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ज़्यादा वाष्पशील वाला तो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन कम वाष्पशील वाला वापस ठंडा होकर नीचे गिर जाता है। इसमें भी देखिए, ऐसे गुजरेंगे ऐसे गुजरेंगे ऐसे गुजरेंगे, है ना, तो इसमें ठंडा हो जाता है वापस। ज़्यादा लंबे रास्ते से गुजरने के कारण से ठंडे हो जाते हैं। तो ज़्यादा वाष्पशील वाला तो ऊपर तक पहुंच जाता है भाप उसका, लेकिन कम वाष्पशील यानी जिसका क्वथनांक अधिक है वो कम वाष्पशील है, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, वो ठंडा होकर वापस नीचे गिर जाता है। ये साधारण संकुलित कॉलम है, ये बुदबुदे प्लेट कॉलम है, ठीक है, इस तरह से जाता है। प्रभाजी कॉलम ऊपर उठती वाष्प तथा नीचे गिरते द्रव के बीच उष्मा विनिमय के लिए कई पृष्ठ उपलब्ध कराता है। प्रभाजी कॉलम में संघनित द्रव ऊपर उठती वाष्प से उष्मा देकर पुनः वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार वाष्प में कम क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है। मैंने बार बार बताया आपको कि वाष्प ऊपर उठते उठते ठंडी होते जा रही है, तो ऊपर तक कौन सी वाष्प पहुंचेगी? जो अधिक वाष्पशील है यानी निम्न क्वथनांक वाली, वो ऊपर तक पहुंचेगी।
इस तरह की क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत निम्नतर क्वथनांक वाले अवयव के शुद्ध वाष्प कालम के शीर्ष पर पहुंचते हैं। संघनित में संघनित होकर यह शुद्ध द्रव के रूप में ग्राही में एकत्र कर ली जाती है। क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत आसवन फ्लास्क के शेष द्रव में उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है। तो बार बार इस तरह की प्रक्रिया करेंगे तो द्रव शुद्ध रूप में मिलते जाती है। प्रत्येक क्रमिक संघनन तथा वाष्पन को सैद्धांतिक प्लेट थ्योरेटिकल प्लेट कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर उपयोग के लिए सैकड़ों प्लेटों वाले कॉलम उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह के प्लेट्स यही हैं जिसको हम यहाँ पर सैद्धांतिक प्लेट कहते हैं। वो यहाँ पर रहते हैं बीच बीच में और वही वाष्प को ठंडा करके वापस नीचे गिरा देते हैं जो कम वाष्पशील है, और जो ज़्यादा वाष्पशील है उसको ऊपर उठने देते हैं। प्रभाजी आसवन का एक तकनीकी उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों को पृथक करने में किया जाता है। अब इसको समझिए क्या बोल रहा है। पेट्रोलियम एक काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा सा द्रव होता है जो जमीन से निकलता है, सैकड़ों मीटर नीचे जमीन से निकलता है समुद्र के अंदर से। हमारे भारत में बॉम्बे हाई करके एक जगह है जो मुंबई के समुद्र तट के अंदर है, वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। बाकी ज़्यादा पेट्रोलियम हम लोग ईरान, इराक, कुवैत इनसे मंगाते हैं। ठीक है, फिर हम उसका प्रभाजी आसवन करते हैं। तो जब पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन करते हैं तो अलग अलग तापक्रम पे हमको अलग अलग पदार्थ मिलते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मोबिल है, ग्रीस है, पेट्रोलियम जेली है, कोल तार है, हवाई जहाज का पेट्रोल है, ये मिलते हैं। तो सबसे कम तापक्रम पे हवाई जहाज वाला पेट्रोल मिलता है क्योंकि उसका क्वथनांक सबसे कम होता है, वो सबसे ज़्यादा वाष्पशील होता है। फिर दूसरे में मिलता है हमको साधारण पेट्रोल जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, उसका क्वथनांक थोड़ा ज़्यादा होता है। तीसरे में डीजल, फिर मोबिल, फिर ग्रीस, इस टाइप की चीज़ें मिलती जाती हैं। तो जैसे जैसे क्वथनांक आप बढ़ाते हो अधिक क्वथनांक वाले द्रव हमको मिलते जाते हैं, और जैसे जैसे आप तापक्रम को कम करते हो तो ज़्यादा वाष्पशील वाले यानी कम क्वथनांक वाली चीज़ें हमको ज़्यादा मिलती जाती हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल वगैरह को अलग हम इस विधि से करते हैं। निम्न दाब पर आसवन, यह विधि उन द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं अथवा जो अपने क्वथनांक या उनसे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं। इसको समझने के लिए आप पहले कुछ चीज समझ लीजिए। कोई भी द्रव का क्वथनांक उसके ऊपर पड़ने वाले दाब पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि हम ये एक पात्र लेते हैं, इसमें हमने जल लिया हुआ है। जल, आप कहते हो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है जिसमें जल उबलता है। तो ये 100 डिग्री में कब उबलेगा? जब इसके ऊपर एक वायुमंडलीय दाब का दबाव पड़ रहा है। आप समझिए, ये हवा जो है एक वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, उतना दबाव इसमें पड़ रहा है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है। मान लो हम इस वायुमंडलीय दाब को बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब की बजाय 1.5 या 2 या 3 वायुमंडलीय दाब कर देते हैं, तब ये 100 डिग्री से ज़्यादा तापक्रम में उबलेगा। फिर वो 150, 200, 300 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा। और अगर हम वायुमंडलीय दाब को कम कर देते हैं तो फिर ये 100 डिग्री से कम में उबलेगा, फिर ये 70, 80, 90 में उबलेगा। जैसे एग्जांपल आप समझिए, हम जब प्रेशर कुकर लेते हैं, प्रेशर कुकर, तो उसमें खाना जल्दी पकता है। क्यों जल्दी पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर भाप का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, भाप अपना प्रेशर बढ़ा देता है। तो जब वो भाप का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अंदर का जो पानी है जो खाना को पका रहा है उसका क्वथनांक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो 200-250 डिग्री में उबलता है और उतना डिग्री तक वो गर्म करके अंदर में खाना को पकाता है। इसलिए कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। लेकिन जब आप
किसी ऊंचे पहाड़ में चले जाते हो और वहाँ खाना बनाने बैठते हो खुले पात्र में, तो खाना देरी से पकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है पहाड़ों में। तो ये जो जल उबल रहा है ना, ये कम तापक्रम में उबलेगा, 70-80 डिग्री में उबल जाएगा। और कोई भी द्रव जब उबलने लगता है तो उससे ज़्यादा वो गर्म नहीं हो सकता। जैसे मान लो 100 डिग्री पे उबल रहा है तो 100 डिग्री गर्म होगा, 80 डिग्री पे उबल रहा है तो 80 डिग्री गर्म होगा, 110 पे उबल रहा है, 150 पे उबल रहा है, 200 पे उबल रहा है तो उतना गर्म होगा। जैसे 100 डिग्री पे उबल रहा है तो 100 डिग्री ही गर्म होगा, वो 101 डिग्री भी गर्म नहीं हो सकता, ऐसा है। अब मान लो कि आप इस मिश्रण में से कोई पदार्थ अलग करना चाहते हो, प्रभाजी आसवन या आसवन द्वारा अलग करना चाहते हो। अब आसवन में आपको इसको उबालना पड़ता है। अब मान लो प्रॉब्लम ये है कि ये द्रव बहुत अत्यधिक तापक्रम पे उबलता है, मान लो 1000 डिग्री पे उबलता है। साधारण वायुमंडलीय दाब में रखने पर ये मान लो अत्यधिक तापक्रम पे उबलता है, तो उतना तापक्रम देने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। आपको केवल उबालना तो है ना जिससे भाप बन जाए। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है उसको कम कर दोगे, बंद वेसल लेकर के दाब को कम कर दोगे तो जल्दी उबल जाएगा। तो आपको कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी उबालने के लिए। तो या तो ये ज़्यादा तापक्रम पे उबलता है इसलिए आप इसके दबाव को कम करके आप इसको उबालोगे। दूसरी समस्या ये भी हो सकती है कि जब ये 1000 डिग्री पे उबलता है, मान लो जैसे साधारण वायुमंडलीय दाब में 1000 डिग्री में उबलता है, लेकिन 1000 डिग्री में उबालते हो तो ये खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विघटित हो जाता है, जो भी इसमें चेंज आ जाता है, ये उतने डिग्री को नहीं सह पाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इसको कम दबाव में उबालेंगे, तब ये 700, 800, 600 ऐसे में उबलने लगेगा और तब ये खराब भी नहीं होगा, क्योंकि वो 1000 डिग्री में खराब हो रहा था, 600-700 में नहीं खराब होगा और उबलेगा भी। तो कम तापक्रम पे उबालना है हमको, तो उसके लिए आपको दबाव को कम करना पड़ेगा, तो जल्दी उबलेगा वो, और जल्दी उबलेगा तो जल्दी भाप भी बनेगा। ठीक है। ऐसे द्रवों के पृष्ठ पर दाब कम करके उनके क्वथनांक से कम तापक्रम पर उबाला जाता है। तो मैंने बताया आपको कि ऊपर का दबाव कम कर दोगे तो कम तापक्रम पे उबलेगा वो। कोई भी द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के समान हो जाता है। असल में इसमें से जो भाप बनता है ना, उसका दबाव और ऊपर के वायुमंडलीय दबाव दोनों बराबर या ये वाला ज़्यादा हो जाता है तो उबलने लगता है। समझ रहे हो? तो नीचे का दबाव बढ़ाना है, ऊपर के दबाव के बराबर करना है। तो ऊपर के दबाव को कम कर दोगे तो नीचे का दबाव भी कम में उबल जाएगा। ये ऐसा है। वाष्प दाब का मतलब भाप जो बनता है उसका दाब कितना हो रहा है, ये वाष्प दाब है। दाब कम करने के लिए जल पंप अथवा निर्वात पंप का उपयोग किया जाता है। चित्र में दिखाया है, आगे देखेंगे अपन। साबुन उद्योग में युक्त शेष लाई, स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, साबुन में से जो घोल बना है उसमें से ग्लिसरॉल को अलग करने के लिए निम्न तापक्रम पे उबाला जाता है तो ग्लिसरॉल भाप बन के अलग हो जाता है। ठीक है। ये देखिए, कम दाब पर आसवन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्लास्क है उसमें से कुछ हवा को हम खींच के निकाल देते हैं, तो इसके अंदर दबाव कम हो जाता है और ये कम तापक्रम पे ही उबलने लगता है और जल्दी भाप बना के निकल आएगा। ठीक है। ये देखिए, भाप मतलब यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। निर्वात पंप मतलब वहीं से हवा को निकाल के दबाव को कम कर रहा है। मैनोमीटर में दबाव दिख रहा है। देखिए, आजकल घड़ी आ गए हैं, घड़ी में दिखेगा। ठीक है। ये थर्मामीटर लगा हुआ है और इसमें हवा को अंदर बाहर करने के लिए भी एक व्यवस्था है, या कोई विलयन को अंदर बाहर करने की व्यवस्था है ये। ठीक है। निर्वात करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है निर्वात पंप। ठीक है। भाप आसवन।
यह तकनीक उन पदार्थों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जो भाप वाष्पशील हो परंतु जल में अमिश्रणीय हो। भाप आसवन में अशुद्ध द्रव को फ्लास्क में गर्म करते हुए इसमें भाप प्रवाहित की जाती है। भाप तथा वाष्पशील द्रव का मिश्रण संघनित कर एकत्र कर लिया जाता है। तत्पश्चात द्रव तथा जल को पृथककारी कीप द्वारा पृथक कर लेते हैं। भाप आसवन में कार्बनिक द्रव P1 तथा जल P2 के वाष्प दाब का योग वायुमंडलीय दाब के समान होने पर द्रव उबलता है, अर्थात P = P1 P2। चूंकि P1 का मान P से कम है अतः द्रव अपने क्वथनांक की अपेक्षा निम्नतर ताप पर ही वाष्पीकृत हो जाता है। मतलब उन पदार्थ को हम अलग करने के लिए करते हैं जिसका भाप तो बनता है लेकिन वो जल में मिश्रित नहीं होता है, तो हम उसमें भाप प्रवाहित कर देते हैं तो उसका भाप बनके पृथक हो जाता है। हम उसको ठंडा करके संघनित कर लेते हैं। इस प्रकार जल तथा उसमें अविलेय पदार्थ का मिश्रण 373 के पास उनसे निम्न ताप पर ही उबल जाता है। प्राप्त होने वाले पदार्थ तथा जल के मिश्रण को पृथककारी कीप की सहायता से अलग कर लेते हैं। एनिलीन को इस विधि की सहायता से एनिलीन जल के मिश्रण में से पृथक किया जाता है। चित्र ये देखिए, ये जल है जिसको उबाल रहे हैं और ये यौगिक है जिसका हम पृथक्करण करना चाहते हैं मिश्रण में से, है ना। तो ये देखिए हमने क्या किया, इसमें जल को उबाल के भाप बनाया और इस भाप को हम इसके मिश्रण में भेजे, इसके मिश्रण में। अब ये जो है मिश्रण, इसका भाप बनके पानी के भाप के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर जब हम इसको संघनित करेंगे तो फिर ये भाप और पानी दोनों के भाप चूंकि एक साथ आए हैं, ये देखो दोनों जल और ये दोनों पदार्थ यहाँ पर अलग अलग लेयर में बना लिए। समझ पाए क्या हुआ, जल का भाप बनाए उसको इसमें डाले तो दोनों का भाप, इसका भी भाप बन गया, यहाँ पे भी गर्म कर रहे हैं ना, दो इसका भी भाप बन रहा है, जल का भी भाप बन रहा है, दोनों के भाप मिक्स हो गए। मिक्स होकर आगे गए, आगे जाके जब दोनों को ठंडा किए तो जल और वो कार्बनिक पदार्थ अलग अलग लेयर में संघनित हो गए। ऐसा हुआ, मतलब जल का भाप इसके भाप को मिश्रित करके ले गया और हम उसको संघनित कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है विभेदी निष्कर्षण। इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। क्या कह रहा है देखिए, कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से अलग करना है। कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक पदार्थ है, वो जल में घुला हुआ है, उसको अलग करना है। ठीक है, ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे कि मान लो ये जल है, इसमें कोई पदार्थ घुला है, ठीक है, और एक और विलायक है, कार्बनिक विलायक है, उसमें ये पदार्थ ज़्यादा घुल सकता है, पानी की अपेक्षा उसमें ज़्यादा घुल सकता है। तो फिर पानी से वो अपने में ले लेगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो पानी से अपने में ले लेगा वो कार्बनिक पदार्थ को। जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायक अमिश्रणीय होने चाहिए ताकि वे दोनों परत बना सकें जिन्हें पृथककारी कीप द्वारा पृथक किया जा सके। मतलब ये है कि जल में पदार्थ घुला हुआ है, एक दूसरा विलायक है, इसको हम इसमें डालेंगे तो वो यहाँ पर 1 मिनट चित्र है ना, ये देखिए यहाँ पर ये जल है, इसमें कार्बनिक पदार्थ घुला हुआ है, ठीक। अब इसके ऊपर हम एक दूसरा विलायक डाल देते हैं, इसका अलग लेयर बन गया। अब जो कार्बनिक पदार्थ है इस जल में से निकल के इसमें घुल जाएगा। ये देखिए ये इसमें घुल गया। अब इसको हम पृथककारी कीप द्वारा अलग कर लेते हैं।
जैसे ही हमें टोटी खोलेंगे तो पहले ये निकलेगा फिर ये निकलेगा, इसको पृथककारी कीप कहा जाता है। समझ पाए क्या हुआ? कार्बनिक पदार्थ इसमें घुला है पानी में, और ये दूसरा विलायक है जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा घुलता है। हम जैसे ही इसको यहाँ पर डालें तो ये इसमें जाकर के घुलने लग गया, माने जल से निकल के इसमें चला गया और जल खाली हो गया, फिर जल को निकाल लिए फिर इसको निकाल लिए, ये है इसका मतलब। तो ये विभेदी निष्कर्षण हुआ। तत्पश्चात यौगिक के विलयन में से कार्बनिक विलायक को आसवन द्वारा दूर करके शुद्ध यौगिक प्राप्त कर लिया जाता है। ये जो है इसको हम आसवन कर देंगे तो पदार्थ मिल जाएगा हमको। विभेदी निष्कर्षण एक पृथककारी कीप में किया जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। कार्बनिक विलायक में यौगिक की विलयता अल्प होने की दशा में इस विधि में विलायक की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। इस दशा में एक परिष्कृत तकनीक का उपयोग हम करते हैं जिसे सतत निष्कर्षण या कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इस तकनीक से उसी विलायक का उपयोग बार बार होते रहता है। भाई विलायक आप निष्कर्षण कर रहे हो तो उसी विलायक का आप बार बार उपयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस विलायक में कार्बनिक पदार्थ घुला हुआ है, आप इसका आसवन कर देंगे तो विलायक फिर से अलग हो जाएगा, उसको फिर से प्रयोग कर सकते हो और कार्बनिक पदार्थ आपका अलग हो गया, ठीक है। अब है वर्ण लेखन। वर्ण लेखन कई प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें वर्ण लेखन मतलब क्रोमेटोग्राफी, इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, जिसमें एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है। तो ये 3-4 प्रकार का क्रोमेटोग्राफी होते हैं। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं, बाय।